हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हमें पढ़ना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ में क्या था? तो फर्स्ट लॉ में बात हुई थी फोर्स की, कि जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते तब तक वो जो बॉडी है उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो सिर्फ हमें एक फोर्स की एक प्रॉपर्टी पता चली कि फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी है उसकी स्टेट ऑफ मोशन हम चेंज कर सकते हैं। बट ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो हमें इंफॉर्मेशन देगा ये जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, बट वो समझने से पहले एक क्वांटिटी न्यूटन ने डिफाइन की, मोमेंटम, जिसको समझना ज़रूरी है। मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे P से। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी। द मोमेंटम P इन ब्रैकेट लिख सकते हो आप, P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज the product of its mass को आप m से डिनोट करोगे, एंड वेलोसिटी v। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन, याद रखना है, और उसकी हेल्प से फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये डेफिनेशन की हेल्प से आप फॉर्मूला बनाओगे P इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब न्यूटन ने ऐसी क्वांटिटी डिफाइन क्यों की? ठीक है ना, ये क्वांटिटी जनरली कोई रियल क्वांटिटी आप नहीं मान सकते, ठीक है ना, बट फोर्स को समझने के लिए ये ज़रूरी था, खास करके फोर्स की इम्पैक्ट को समझने के लिए। अब ये इम्पैक्ट क्या है समझो। हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको खुद माइंड में ही ऐसे ही आंसर देने हैं। ठीक है, उसी से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट का मास हम सेम रखेंगे और वेलोसिटी है वो डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है और वेलोसिटी डिफरेंट है। सपोज एक क्रिकेट बॉल है और जिसका मास है 200 ग्राम, और एक गन से हमने एक बुलेट को फायर किया हुआ है, और ये जो बुलेट है उसका भी मास सेम 200 ग्राम। ठीक है, अब क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी कितनी हो सकती है? सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की वेलोसिटी है वो 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या तो 800 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कौन से ऑब्जेक्ट के सामने आना पसंद करोगे, या तो कौन से ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करोगे।
आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो क्रिकेट बॉल, क्योंकि ये बुलेट है उसकी स्पीड ज़्यादा है। हाँ, अगर मैंने बुलेट हाथ में पकड़ के फेंक के मारी होती तो आप इजीली उसको कैच कर लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फोर्स की इम्पैक्ट है वो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा मिल रही है ना। ओके, सेम वे अगर मैं मास डिफरेंट रखूँ, इस बार हम क्या करते हैं, मास को डिफरेंट रखते हैं और वेलोसिटी को सेम रखना है। मास को डिफरेंट रखना है और वेलोसिटी को सेम रखना है, ठीक है। अब ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक साइकिल है और साइकिल की स्पीड हम मान के चलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है, और वहीं पे एक दूसरा एक ट्रक है, उसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर है। अब स्पीड सेम है बट दोनों में डिफरेंट क्या है, मास। सपोज साइकिल का मास है वो 5 किलोग्राम है और ये जो ट्रक का मास है वो 2000 किलोग्राम है। फिर से मैं आपको चॉइस देता हूँ कि आप कौन से ऑब्जेक्ट के सामने आना पसंद करोगे, या तो किसको हाथ से रोकने की ट्राई करोगे, ठीक है। फिर आपका आंसर होगा कि साइकिल को आप इजीली रोक सकते हो, मतलब साइकिल की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको इजीली चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे किसकी फोर्स की इफेक्ट ज़्यादा रहेगी, देखो तो यहाँ पे ट्रक है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट मिलती है वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। मतलब मास की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी बॉडी के ऊपर जो अदर बॉडी की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगी, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो कोई ऐसी फोर्स से रिलेटेड क्वांटिटी है, कोई ऐसी फोर्स से रिलेटेड क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होती है, तो वो क्वांटिटी हमने डिफाइन की है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इंक्रीज होती है, मतलब मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि अगर ये मास इंक्रीज हुआ या वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब ये मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट बनेगा, अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा यूनिट भी ले सकते हो, और दूसरा यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू सेकेंड। कैसे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो दूसरा यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या तो न्यूटन इंटू सेकेंड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मोमेंटम है क्या उसके बारे में लिखते हैं। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, दो टाइप की क्वांटिटी आप पढ़ोगे, एक स्केलर एक वेक्टर। वीडियो आगे बढ़ता जाए वैसे आप अपनी नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। दो टाइप की क्वांटिटी आप पढ़ोगे, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी हम इस तरफ लिखेंगे फॉर एग्जांपल। चलो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। ऐसी कौन कौन सी, देखो यहाँ पे मास, आपको पूछा जाए आपका मास कितना है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा मास 50 किलोग्राम है, बट जब मैं साउथ डायरेक्शन में रहता हूँ तो 51 किलोग्राम होता है। ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मास की वैल्यू है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। टाइम बोल सकते हो, अगर मैं आपको पूछूँ अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे 9:58 अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूँ तो, और लेफ्ट हैंड साइड से अगर वॉच को देख रहा हूँ तो टाइम हो रहा है 10:05। ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, ये सब आप पढ़ चुके हो ना। तो ये सभी क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस दिखाने के लिए भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चेंज इन पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो कहाँ से कहाँ पोजीशन चेंज हुई, उसके लिए फिर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी मुझे देखनी है तो डिस्प्लेसमेंट पे जाऊंगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सारी है, जैसे मैं फोर्स बोल दूँ, एक्सेलरेशन बोल दूँ, इन सब को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, डिफ्रेंशिएट स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आपको बस ये दो पॉइंट लिख देने हैं। क्या लिखोगे आप, तो अ क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। और राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे वेक्टर की तरफ कि क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसी क्वांटिटी को आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आप एक तरह से बोल सकते हो, अ क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय इट्स डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल में इधर लिख दो आप मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, ओके, बहुत सारी है इसलिए। और इधर भी आप एक्सेट्रा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, बहुत कुछ है। यहाँ पे एनर्जी भी आएगी, पावर भी आ सकता है, ठीक है। सेम वैसे इधर आएगा जो मतलब प्रेशर भी आ सकता है, टॉर्क जो आप नहीं पढ़े हो अभी तक वो भी आ सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लगा दो, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है।
आप लिख सकते हो। ओके, अब ये यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे बना वो देख लेते हैं। तो देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और ये वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। दोनों को कंबाइन लिख दो। मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ से कैसे रिलेट करेगा वो समझते हैं कि जब भी आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। मतलब क्या चेंज होगा? तो चेंज आएगा इन वेलोसिटी। फोर्स की वजह से क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो फोर्स की वजह से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स की ही वजह से मोमेंटम चेंज होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि ओनली फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। ये भी तो देखना है कि फोर्स कितने टाइम तक लग रहा है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैंने 2 सेकेंड तक लगाया तो वेलोसिटी है वो 0 से, मतलब रेस्ट में था, वहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड हुई। तो हो सकता है ना कि मैं अगर 4 सेकेंड तक फोर्स लगाता रहूँ तो 4 सेकेंड तक वो एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा और वेलोसिटी 0 से है वो 20 हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाते हो उससे मोमेंटम चेंज होता है, बट कितना चेंज होता है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम तक फोर्स लगाते हो। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी ऐसी भी है जो कि है टाइम। वो टाइम, ओके, वो कौन सा टाइम? तो जब तक फोर्स लग रहा है वो टाइम। जितना टाइम ज़्यादा उतना ये चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक फोर्स और दूसरा टाइम। ठीक है ना? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और अगर आप टाइम भी ज़्यादा रखोगे तो चेंज इन मोमेंटम आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप याद रखना, क्योंकि मैं सेकेंड लॉ पे अभी नहीं जाना चाहता, उसका डेरिवेशन और हमें बहुत कुछ हमें देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट भी वही पे देखेंगे और फिर डेरिवेशन देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि मोमेंटम नाम की क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। तो P इक्वल टू mv होता है। ठीक है, फिर डायरेक्ट ये याद रख लो, उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आप लिख सकते हो न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है और हमने बात की वैसे टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू आप लिखोगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज दिखाने के लिए आगे ये ट्राइंगुलर हम लिखते हैं डेल्टा, इसको आप रीड करोगे डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। जहाँ पे डेल्टा लिखा है मतलब चेंज, सपोज मैं डेल्टा एक्स लिखूँ चेंज इन पोजीशन, डेल्टा वी लिखूँ चेंज इन वेलोसिटी, वैसे ही डेल्टा पी लिखूँ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो एक ये याद रख लेना है यूनिट। उसके बाद आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक चीज़ और कि मोमेंटम में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा फोर्स पे भी, और फोर्स कितने टाइम तक लग रहा है उसके ऊपर भी।
ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।